बाइक पर स्टंट के दौरान अक्सर जानलेवा हादसे होते रहते हैं। ऐसी खबरें दिखाकर हम अपने दर्शकों को खतरनाक स्टंट ना करने की चेतावनी भी देते हैं, लेकिन रीलबाजी के चक्कर में नौजवान अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला रांची का है, जहां स्टंट के चक्कर में एक लड़का अस्पताल पहुंच गया। एक पैर पेट्रोल टैंक पर और दूसरा पैर सीट पर रखा हुआ था और ये लड़का बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था। सिर पर हेलमेट नहीं था, लेकिन आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। स्कूल ड्रेस पहने हुए था और पीछे की सीट पर एक दूसरा लड़का भी बैठा था। स्टंटबाजी दिखाते अभी कुछ ही देर हुई थी कि बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और टंकी पर खड़ा भाई सीधे सड़क पर गिर गया। इस पूरी स्टंटबाजी का वीडियो इसी लड़के के साथी बना रहे थे, जो दूसरी बाइक पर सवार थे। बाइक से गिरने की वजह से लड़के को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि ऐसी गलती ना करें, नहीं तो सड़क से अस्पताल पहुंचने में देर नहीं लगेगी। संगम नगरी प्रयागराज में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रयागराज के नैनी रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। वो नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन तभी फरिश्ता बना रेलवे स्टेशन का ये पॉइंट्समैन सूबे सिंह चौधरी इस यात्री को मौत के जबड़े से खींच लाए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कामायनी एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली थी। पॉइंट्समैन ट्रेन को वेव कर रहे थे, लेकिन उनकी चौकन्नी नजरें लगातार यात्री पर बनी हुई थी। जैसे ही यात्री ट्रेन पर चढ़ने के लिए पहुंचा, पॉइंट्समैन भी फुर्ती के साथ उसके पास देवदूत बनकर पहुंच चुके थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें कार सवार की गलती साफ साफ नजर आई। ऐसा भी नहीं जहां हादसा हुआ वो कोई हाईवे हो। ये कॉलोनियों के बीच तंग गलियों की तस्वीरें हैं। जहां पांव ब्रेक पर होने चाहिए, वहां कार सवार ने रेस से पैर ही नहीं हटाया। न सिर्फ बाइक को टक्कर मारी, बल्कि आगे जाकर कार हवा में उछली और दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। जम्मू के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ जंगल से निकलकर यात्रा मार्ग पर पहुंच गया। राहत की बात यह रही कि तेंदुए ने किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस रास्ते से माता की जयकारे लगाते भक्तों की टोली आगे बढ़ती है, वहां तेंदुआ आ गया। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। तेंदुए की हरकतें देखकर लगा कि वो किसी का शिकार करने नहीं, बल्कि रास्ता भटक कर यात्रा मार्ग में पहुंच गया। तेंदुआ काफी देर तक जंगल की तरफ जाने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन लोहे की जालियां उसकी राह में रोड़ा बन गई। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को अपना रास्ता मिल गया और तेंदुआ वहां से निकल गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम बाबा रखने के विरोध में हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उनके निशाने पर बीच बचाव करने वाला दीपक आ गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर बवाल मचाया। नारेबाजी से कोटद्वार की सड़कें गूंज उठी। इन सब के निशाने पर वो दीपक था जिसने बीते दिनों मुस्लिम दुकानदार का विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। उस दिन दीपक ने खुद का नाम भी मोहम्मद दीपक बताया था। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। अब बजरंग दल इसी बात पर आग बबूला है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंच गए। बजरंग दल के शेर को देख के भाग गया। अगर हिम्मत है तो आजा बाहर। तेरी बहादुरी दिख गई, तेरी बहादुरी दिख गई। निहत्ते बजरंगियों को धक्के मारकर पीट के भगाने वाला वो दीपक तेरे शहर में खड़े और ये भाग गया। हंगामे के चलते काफी देर तक सड़क पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत कराया। राजस्थान के अजमेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक दुकानदार ने भाई बहन की आंखों पर पेपर स्प्रे कर दिया और दोनों की बुरी तरह पिटाई की। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
आरोप है कि कुछ इसी तरह दुकानदार ने भाई बहन को ब्यूटी पार्लर में बुलाया और उनकी आंखों पर खतरनाक जहरीला स्प्रे कर दिया। बताया जा रहा है कि भाई बहन का पार्लर को लेकर दुकान मालिक से विवाद चल रहा था। समझौते की बात कहकर भाई बहन को दुकान बुलाया गया, जहां अचानक उन पर हमला हो गया। वो हमसे बोलते हैं कि आप है ना हमसे 3 लाख रुपए ले लो और ये सामान छोड़ दो। हमने बोला कि नहीं, हमारे सर यहाँ पे 12 लाख रुपए लगे हुए हैं, हम ऐसे 3 लाख में सामान नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने इतनी देर में ही उसने गाली दी, फिर दीदी के आंखों में भी स्प्रे डाल के और दीदी के बाल पकड़ के सैलून के अंदर गिरा दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक भाई बहन की आंखों में गंभीर चोट आई है, लेकिन आंख की रोशनी सुरक्षित है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच मारपीट शुरू हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामूली पूछताछ से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि वहां मानो जंग छिड़ गई। जूनियर डॉक्टरों और मरीज के परिजनों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। आरोप है कि मारपीट के दौरान डॉक्टरों ने परिजनों को जबरन एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने परिजनों पर बिना वजह हंगामा करने का आरोप लगाया। मारपीट की वजह से डीएमसीएच में इमरजेंसी सेवा ठप हो गई। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। आज देश का बजट तो आया, लेकिन शायद शेयर मार्केट को पसंद नहीं आया। बजट पेश होते ही सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार गिरावट आई। यह गिरावट बजट में सिर्फ एक ऐलान के बाद देखने को मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का ऐलान किया। इस एक ऐलान के बाद शेयर मार्केट में भारी बिकवाली शुरू हो गई। बेंचमार्क इंडेक्स में जोरदार गिरावट आई। एक बार के लिए सेंसेक्स तो करीब 2300 अंक टूटा, जबकि निफ्टी भी करीब 550 अंक गिरा। दरअसल जब आप शेयर बाजार में शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या डेरिवेटिव की खरीद फरोख्त करते हैं तो सरकार जो टैक्स लेती है उसे एसटीटी कहते हैं। एसटीटी की बढ़ोतरी के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी देखी गई, लेकिन फिर आखिरी घंटे में तगड़ी गिरावट पर मार्केट बंद हुआ। स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाने के ऐलान से सेंसेक्स बुरी तरह टूट गया और करीब 1547 अंक गिरकर 80,712 के 22 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 495 अंक गिरकर 24,825 पर बंद हुआ। बजट भाषण के बाद डिफेंस शेयर में जोरदार गिरावट आई। कुछ शेयर के भाव तो 10% तक गिर गए। एचएएल, बीईएल, भारत डायनेमिक्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जैसे दिग्गज शेयरों में तो 4% से लेकर 8% तक गिरावट आई। सरकारी बैंक सेक्टर में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। मेटल, मीडिया, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल्टी समेत सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। हालांकि यूनियन बजट पर एक्सपर्ट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट बताया, तो कुछ बजट से संतुष्ट नहीं दिखे। पंकज जी, आम आदमी के लिए कुछ मिला है कि नहीं? नहीं, आम आदमी ने जो पहले हर बार बजट से उम्मीद होती कुछ न कुछ जो है डायरेक्ट टैक्सेज में कुछ एग्जम्पशन देंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, तो वो तो नहीं किया है। इसलिए आप देखेंगे कि कंपनी लेवल पे काफी मेहनत किया उन्होंने। बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में एक है देश के अलग अलग हिस्सों में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इन हाई स्पीड कॉरिडोर्स को ग्रोथ का कनेक्टर्स बताया और कहा कि इनसे देश की आर्थिक तरक्की और तेज होगी। जिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया है उनमें मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद कॉरिडोर शामिल है। इसके अलावा बजट में हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई के बीच भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया गया। साथ ही दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 2 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। We will develop 7 high speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. आज के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कई अहम घोषणाएं हुई हैं। वित्त मंत्री ने कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती करने की घोषणा की है। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। Provide relief to patients, particularly those suffering from cancer
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कैंसर की 17 दवाइयों और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की, तो सदन ने मेज थपथपाकर उनकी इस पहल का स्वागत किया। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and food for special medical purposes used in their treatment. वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव पेश किया गया। 5 साल में 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति और 1.5 लाख मेडिकल हेल्थ को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर सेवाओं को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मानसिक रोगों के इलाज के लिए NIM-HANS2 बनाने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया। साथ ही 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाने की भी घोषणा की गई है। छोटी सी बात को बड़ा बवाल बनाना किसे कहते हैं, इसका पता आपको इन तस्वीरों को देख करके लग जाएगा, जहां एक दुकानदार की पिटाई बस इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने पानी की बोतल बदलने से इनकार कर दिया था। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। सिविल लाइंस इलाके में 2 युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। इस दौरान दुकान में रखा सामान भी इधर उधर फेंका गया। तस्वीरों में देख ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आरोपियों में होड़ मची हो कि कौन ज्यादा मारेगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर से पानी की जलधारा जमीन फाड़ करके बाहर निकल आई। कुछ ही सेकंड में वहां खतरनाक मंजर दिखने लगा। अचानक फर्श टूटी और पानी का तेज फव्वारा ऊपर उठने लगा। कुछ ही देर में पानी पूरे कमरे में भरने लगा। घटना उस वक्त हुई जब मकान मालिक घर के अंदर था और अचानक बने विस्फोट जैसे हालात में वो बाल बाल बच गया। अगर ये शख्स जलधारा की चपेट में आता तो इसे चोट आ सकती थी, लेकिन इसकी किस्मत ने साथ दिया और इसे कुछ नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पास के एक प्लॉट में नई बोरिंग का काम चल रहा था और उसी वजह से जमीन के भीतर दबाव बना, जिससे पानी की जलधारा फूट पड़ी। रांची के कांटाटोली इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब खादगड़ा बस स्टैंड के अंदर खड़ी कई बसों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। पूरे बस स्टैंड के अंदर भागम भाग मच गई, क्योंकि एक बस में लगी आग कुछ मिनटों में 5 बस में फैल गई। लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि भयंकर आग की वजह से बसों में छोटे छोटे धमाके शुरू हो गए। सबको डर सता रहा था कि बसों में बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि बस अड्डा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा ब्लास्ट करेगा। कई फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचे, पर तब तक आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उस पर काबू पाने में उनके पसीने छूट गए। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड के अंदर हुए इस अग्निकांड में लाखों की बसें जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। माघ पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में करीब 2 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वाराणसी और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने स्नान के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया, जिसके लिए घाटों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में प्रयागराज में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा घाट पर पुलिस बल और गोताखोरों को पहले से ही तैनात कर दिया गया था। प्रदेश के सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं को बधाई दी। प्रयागराज में भी यही सब चल रहा है, भव्य स्नान चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि वाराणसी और हरिद्वार से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और गंगा में डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की।
राजस्थान के अजमेर में दरगाह के शाही कव्वाल और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। पुरानी रंजिश में हुए इस हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला तब हुआ जब दरगाह में महफिल खत्म होने के बाद पिता पुत्र घर लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और चारों तरफ से टूट पड़े। पुरानी रंजिश के कारण 10 से ज्यादा आरोपियों ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे दोनों जमीन पर गिर पड़े। काफी देर बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव करते हुए हमलावरों को हटाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी के समर्थकों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। ये समर्थक सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अंबाती रामबाबू की आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज थे और इसी वजह से सैकड़ों की तादाद में टीडीपी के समर्थकों ने अंबाती रामबाबू के घर पर धावा बोल दिया। समर्थकों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने वहां जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने घर की खिड़कियां तोड़ दी, वहां रखे गमलों को फेंक दिया। हैरानी की बात यह थी कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। लोग तोड़फोड़ करते रहे जबकि पुलिस तमाशबीन बनी रही। मामला बिगड़ने के बाद पुलिस ने देर रात अंबाती रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया। और अब संक्षिप्त में आपको आज के बजट की 10 बड़ी बातें बताते हैं। ये वो पॉइंटर्स होंगे जिन्हें देखकर आप बजट का पूरा सार समझ जाएंगे। सबसे पहले तो अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा, जिसके तहत आप 31 दिसंबर के बदले अब 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब विदेशों से सामान लाना भी सस्ता होगा। पहले आप जब सामान लाते थे तो आपको 20% टैक्स देना होता था, उसे घटाकर 10% कर दिया गया है, यानी विदेशों से सामान लाना सस्ता होगा। इसके साथ साथ कैंसर और दूसरी जीवन रक्षक 17 दवाओं से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे उनके रेट कम हो जाएंगे, यानी इलाज के जिन मरीजों को जरूरत है उनको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और वाराणसी जैसे शहरों के लिए 7 नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे, यानी कनेक्टिविटी बेहतर होने जा रही है। वो छोटे शहर जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, उनके विकास के लिए 12,20,000 करोड़ खर्च होंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है। उसमें छोटे शहरों को खास तौर पर इस पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड बनेगा। सरकार सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। बायो फार्मा पर पॉलिसी बनाने की भी योजना है। 5 साल के लिए बायो फार्मा को 10,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बैटरी के सामान पर टैक्स छूट जारी रहेगी, यानी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम वैसे ही रहेंगे। इन सब के अलावा इस बजट में देश में 20 नए जल मार्ग बनाने की भी तैयारी हो रही है। यही कुल मिलाकर के इस बजट का पूरा सार था, जो कि हमने आपको बताया। और अब टैक्स पेयर्स की बात करते हैं। इस बार के बजट में वैसे तो टैक्स देने वालों के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं है, ना ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ नियम हैं जो इस बार बदल दिए गए हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया 1 अप्रैल से नया और सरल इनकम टैक्स लागू होने जा रहा है, जिसके तहत अब टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म बेहद आसान हो जाएंगे। उसके जो फॉर्म है वो इतने सरलता से बनाए जाएंगे कि कोई आदमी अपने आप भर सकता है। जरूरी नहीं कि वकील या सीए की जरूरत पड़े, लेकिन वो फॉर्म्स अभी आने हैं। साथ ही एक बड़ा शिफ्ट टैक्स चोरी पर भी देखा गया। पहले जहां इनकम की जानकारी देने में गड़बड़ी पाए जाने पर जेल तक का प्रावधान था, उसे अब जुर्माने में बदल दिया गया है। साथ ही इनकम टैक्स रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का समय दिया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अब बजट पर आम जनता की राय जानने का वक्त है। हमने देश के अलग अलग शहर के लोगों से बजट की बात की। सबने बजट पर अपने मन की बात हमें बताई। कोई खुश था कि अब इनकम टैक्स आसानी से भर पाएंगे, गड़बड़ी पर जेल नहीं होगी। अपडेटेड न्यूज में देखा कि एक्स्ट्रा इनकम में कोई सजा नहीं होगी, सो इट इज लाइक मोर ऑफ मोटिवेशन। नोएडा में एक युवक कंटेंट क्रिएटर लैब वाली पहल से खुश दिखा। जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स है, वो जो एक चीज है, उससे मुझे दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी पोजीशन में सोच रही है। हालांकि उसी नोएडा में एक व्यक्ति बजट की ग्राउंड रियलिटी से खुश नहीं। या जिस तरीके से चीजें गवर्नमेंट पेश कर रहे हैं, उसके हिसाब से आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लोग बजट से खुश नहीं दिखे। इन्होंने सारी उम्मीदों पर गंगा जी का पानी फेर दिया। कृषक जो इस देश के 70% बैकबोन है, उनकी तरफ इको डेवलपमेंट में फोकस नहीं है और सब चीजें बहुत अच्छी। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनावी राज्यों के लोगों की नजरें इस बजट पर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 9वें बजट में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।
असम और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। इसलिए इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लेकर गुजरात के सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है, जो पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाएगा। इसके अलावा देश में 7 शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का भी ऐलान किया है। उनमें बंगाल का सिलीगुड़ी भी शामिल है, जो वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केरल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का ऐलान किया। केरल और तमिलनाडु में कोकोनट प्रमोशन स्कीम की भी घोषणा की। तो वहीं बजट में असम को बौद्ध सर्किट का उपहार मिला। इसके तहत पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बौद्ध सर्किट के विकास की स्कीम लॉन्च की जाएगी। यूपी में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 26 के बजट में ही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल समेत कई और तोहफे देने का ऐलान कर दिया है। वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनेगा। यूपी के जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% बढ़ोतरी की जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खुलेंगे। वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर, वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वाराणसी में लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा। लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए भी श्री मार्ट बनेंगे। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनेगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है। प्रदेश को इसका फायदा होगा। हजारों रोजगार के अवसर विकसित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के पिटारे में किसानों और मछुआरों के लिए भी बहुत कुछ था। वित्त मंत्री ने भारत विस्तार एआई का ऐलान किया। एआई की मदद से खेतों में उपज बढ़ाई जाएगी। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। यानी एआई का इस्तेमाल करके किसानों को, आम लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ लोकल भाषा में खेतीबाड़ी की जानकारी भी किसानों को मिलेगी। भारत विस्तार एआई से किसानों को मार्केट की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा कोकोनट प्रोत्साहन योजना का विस्तार होगा। साथ ही कोको और काजू जैसे जो कैश क्रॉप्स हैं, उनको ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही पशुपालन के लिए आर्थिक मदद भी इस बजट में ऐलान की गई है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एक एक करके मछली पालन का हब बनाया जाएगा। समुद्री उत्पादों को सरकार बढ़ावा देगी। इसके साथ साथ मछुआरों की मदद देने के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर 5% किया जाएगा। यही नहीं, मछली और झींगे का चारा बनाने में इस्तेमाल होने वाले फिश हाइड्रोलाइसेट पर ड्यूटी भी 15% से घटाकर 5% कर दी जाएगी। ये ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। केसीसी से मिलने वाले लोन की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को ज्यादा मदद मिल सकेगी। उधर बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला करवा दिया। इस बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी को निशाना बनाया गया है। मुंबई में जुहू में रोहित शेट्टी के घर के बाहर आधी रात के बाद एक हमलावर ने गोलियां चलाई और वहां से भाग निकला। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि रात के करीब 3 बजे अज्ञात हमलावर ने रोहित के घर पर 4 गोलियां मारी। 4 में से 2 गोलियों के निशान सुबह देखे गए। ये जो पहला फ्लोर है, वहाँ पर कांच के ऊपर जोरदार एक गोली का निशान जो है वो आपको दिखाई देगा। सिक्योरिटी वॉल पर आप जबरदस्त गोली के निशान देख सकते हैं। ये कुछ घंटे पहले की, यानी कि सुबह का वक्त है ये। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद रोहित के घर की बालकनी पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। अब सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। उधर पुलिस को सीसीटीवी वीडियो में एक संदिग्ध भी दिखा, जो मास्क पहनकर इलाके में घूम रहा था। जांच के बीच आपको बता दें कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रोहित शेट्टी अपने इसी घर के अंदर थे। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पाया गया कि हमला करने वाला एक ही व्यक्ति था। हमले के कुछ घंटे बाद एक ऑडियो वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि यह गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का ऑडियो है, जिसमें वो रोहित शेट्टी के बहाने पूरे बॉलीवुड को धमकी देता हुआ सुनाई दिया। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे। इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ। अगर आपके भी घर में कोई बुजुर्ग हैं और आपको लगता है कि वो इतने भोले हैं कि कोई भी उन्हें ठग सकता है, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए।
उत्तराखंड के देहरादून में साइबर ठगों ने निवेश का लालच और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 2 बुजुर्गों से ठगी कर ली और उनसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। इन दोनों ही मामलों में रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमों को निशाना बनाया गया। जल निगम से रिटायर्ड मंगल सिंह रावत को ठग ने दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर कहा कि उनका नाम धोखाधड़ी में आया है। फिर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर अलग अलग खातों में उनसे 64 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसी तरह जो दूसरा मामला है उसमें ऋषिकेश के रहने वाले बुजुर्ग को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। सामने वाले ने शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलवाने का लालच दिया। बुजुर्ग जब उसकी बातों में आ गए तो अलग अलग खातों में उससे 55 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इन दोनों ही मामलों में बुजुर्गों ने अपने बच्चों को जब तक बताया तब तक काफी देर हो चुकी थी। साइबर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये खबर आपको देखनी और समझनी इसलिए जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं आपके भी घर में बुजुर्गों के साथ हो सकती है, लिहाजा एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। और अब आपके किचन की बात करते हैं। आप सब्जी बनाते हैं या फिर दाल में तड़का लगाते हैं, हर गतिविधि में जीरा जरूर होता है, लेकिन आज के जमाने में जीरा भी नकली मिल रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां एक कंपनी का आरोप है कि उनके ब्रांड का नकली जीरा बाजार में फैल गया है। आरोप है कि जालसाजों ने सौंफ को जीरा बनाकर बाजार में उसे बेच रहे हैं और ऐसा करते हुए लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस ने शिव पुजारी नाम के लोकल ब्रांड के नकली जीरे को जब्त किया। ग्वालियर में एक कोल्ड स्टोरेज में नकली जीरे की 46 बोरियां पुलिस ने जब्त की। कंपनी का आरोप था कि सौंफ पर सीमेंट डालकर उसे जीरा बताया जा रहा है। इनका आरोप है कि सौंफ के बीज पर सीमेंट और रासायनिक पदार्थों का लेप लगाकर इनका जो शिव पुजारी करके ब्रांड है वो जीरा बनाया जा रहा है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि नकली जीरे की सप्लाई कहां-कहां तक की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में एवलांच आने से जिंदगी ठहर गई। एवलांच के बाद तमाम रास्ते बर्फ से ढक गए, जिन्हें दोबारा खोलने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एवलांच के बाद उरी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर इतनी बर्फ जम गई कि उसे हटाने के लिए जेसीबी मशीन को लगाना पड़ा। दरअसल रास्तों पर जमी बर्फ की चादर कुछ इंच नहीं, कुछ जगहों पर 1 फीट तक मोटी थी। ऐसे में रास्तों को दोबारा खोलने में काफी वक्त लगा। इस दौरान ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह थमी रही। बर्फीले तूफान से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला तक भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान से रुई के फाहों से गिरती बर्फ ने पूरी वादी को एक ही रंग में रंग दिया। पेड़ की पत्तियों से लेकर घर की छतों तक सब सफेद बर्फ की चादर से ढक गए। कमोबेश यही तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नजर आई। लगातार हो रही बर्फबारी ने रास्तों को ढक दिया। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में अगले 3 दिन में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मोदी सरकार इस बार के बजट को विकसित भारत की नींव बता रही है। आपको बताते हैं कि किस विभाग को कितना बजट दिया गया है। सबसे ज्यादा बजट रक्षा मंत्रालय का है, जिसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है और आंकड़ा 7,84,678 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर सड़क और परिवहन विभाग का बजट है, जिसमें 8% की बढ़ोतरी की गई है और आंकड़ा 3,09,875 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी तरह से रेलवे का बजट 2,81,377 करोड़ रुपए है, जो पिछली बार के मुकाबले 10% ज्यादा है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को 2,39,521 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 11% ज्यादा है। इसी तरह ग्रामीण विभाग का बजट भी 3% बढ़ाया गया है और आंकड़ा 1,97,023 करोड़ तक पहुंच गया। कृषि के बजट में 2% की बढ़ोतरी हुई है और अब यह बजट बढ़कर 1,40,528 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस बार 1,39,289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार के मुकाबले 8% ज्यादा है। और स्वास्थ्य विभाग के बजट में 7% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कुल आंकड़ा बढ़कर 1,06,530 करोड़ रुपए का हो चुका है। बजट पर अब राजनीतिक सवाल जवाब भी होने लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता बजट की तारीफ करते हुए इसे विकसित भारत का बजट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें
युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के रोड मैप को पूरा करेगा। यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का विकसित भारत बजट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बजट को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया। सबके विकास के जो मूल मंत्र हैं वो इस बजट के पूरे विस्तार में दिखता है। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट है। निर्मला सीतारामन बजट पर लगातार 85 मिनट तक बोली। हालांकि आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। तो देखिए, सत्ता पक्ष जहां बजट की तारीफ करते नहीं थक रहा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट में बजट जैसा कुछ था ही नहीं। विपक्ष के कई नेताओं ने बजट के बहाने सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट पहले से तय होता है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करती है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, सपने दिखाने वाला बजट। बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इधर कांग्रेस पूछ रही है कि इस बजट से महंगाई कैसे रुकेगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पूरे बजट को हर वर्ग की अनदेखी करने वाला बताया। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।